हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल सिर्फ आईएएस। तो दोस्तों, आज हम अपनी वर्ल्ड हिस्ट्री की सीरीज जो कि विजन आईएएस के नोट्स हैं उन्हें कंटिन्यू करते हुए आज आपके सामने इसका नेक्स्ट लेक्चर लेकर आए हैं, जिसमें हम कवर करेंगे कोल्ड वॉर को और काफ़ी सारी और चीज़ें हैं जिसको हम कवर करेंगे। अगर लेक्चर के हिसाब से देखें तो ये हमारा लेक्चर नंबर 34 है। आइए शुरू करने से पहले चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें। तो आइए आपको शुरुआत से लेके चलती हूँ। सबसे पहले आपको इंट्रोड्यूस कराती हूँ चीज़ों से। देखिए, जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो भी चीज़ें होती गई, जो भी इवेंट्स होते गए, उन्हीं की वजह से, उन्हीं का कॉन्सिक्वेंस था ये कोल्ड वॉर टिल द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द यूएसएसआर इन 1991। ये कब तक चली है कोल्ड वॉर? जब तक के लिए यूएसएसआर डिसइंटीग्रेट किया है, आज का रशिया वगैरह देखिए बने हैं 1991 में, तो तब तक के लिए ये कोल्ड वॉर चली। और ये कोल्ड वॉर मैंने जैसे बताया कि ये सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स थे आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, अब क्या हुआ कि इसके अंदर जो दो सुपर पावर्स, एक यूएसए और एक यूएसएसआर, इन्होंने एक दूसरे से compete करा कि हम महान हैं, हम महान हैं इकोनॉमी की फील्ड में, साइंस एंड टेक की फील्ड में, पॉलिटिक्स और मिलिट्री की फील्ड में। और हर एक साइड ने अडॉप्ट करी कुछ पॉलिसीज को ताकि वो खुद को मजबूत बनाए और कमजोर बनाए दूसरे जो कमजोर पड़ रहे हैं, है ना, एंड द अदर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ एन एक्चुअल वॉर। अभी यहाँ पे समझो क्या है। ऐसा होता है कि एक आप हो और एक सामने वाला है। अब ये आपस में आप लोग सच में लड़ नहीं रहे हो, हाथापाई नहीं कर रहे हो, मारपीट नहीं कर रहे हो, लेकिन एक दूसरे से मन ही मन में जल रहे हो, मन ही मन में सोच रहे हो कि मैं ऊपर हूँ, मैं अपने आप को ऊपर इससे ज्यादा करूंगा, वो सोच रहा है कि आपसे ज्यादा करेगा। तो सेम चीज यहाँ भी चल रही थी यूएसए और यूएसएसआर के बीच में। ठीक है, एक्चुअल वॉर तो नहीं हो रही थी, लेकिन हर फील्ड में बाकी कंपटीशन, बाकी चीजें, बाकी साइड सब था। तो इसी को बोलते हैं कोल्ड वॉर। क्यों बोलते हैं कोल्ड वॉर? क्योंकि यूएस और यूएसएसआर डायरेक्टली नहीं लड़ रहे थे वॉर में, एंड सारी जो वॉर लड़ी जा रही थी वो लड़ी जा रही थी अमंग द थर्ड कंट्रीज। ठीक है, वो लोकलाइज थी और यहाँ पे कोई भी फैली नहीं थी, जनरल वाइड स्प्रेड नहीं था वॉर का। अच्छा, और समझिए, कोल्ड वॉर के टाइम पे जो वर्ल्ड था अब वो दो ब्लॉक में डिवाइड हो गया था। कौन से दो ब्लॉक थे वो यहाँ आप देख सकते हो। एक था कम्युनिस्ट ब्लॉक जिसे लीड कर रहा था यूएसएसआर, और एक था यहाँ पे कैपिटलिस्ट ब्लॉक जिसे लीड कर रहा था यूएसए। यूरोप की बात करें तो वो खुद भी डिवाइडेड था, कम्युनिस्ट ईस्टर्न यूरोप में और कैपिटलिस्ट वेस्टर्न यूरोप में। तो आप समझ लीजिए यूरोप की ऐसी कुछ लोकेशन ही है कि आप उसको समझ सकते हो कि ईस्ट वाला हिस्सा जो है वो अपने आप ही कम्युनिस्ट होगा क्योंकि वो उधर रशिया साइड, मतलब यूएसएसआर साइड था, और लेफ्ट वाले पे इन्फ्लुएंस यूएसए का ज्यादा हो सकता है, इस वजह से आप इसको समझ लीजिएगा कैपिटलिस्ट। ठीक है, तो आप कहेंगे ये मैम इतना कुछ आप बताए पड़ी हैं वॉर ही वॉर, तो क्यों आ गई है अभी ये कोल्ड वॉर? देखिए, समझते हैं हम, अलग अलग वजह क्या थी चीजों को जाने उसके पहले इंपॉर्टेंट है हमें समझना कि रीजंस क्या थे बिहाइंड द कोल्ड वॉर। ठीक है, कोल्ड वॉर हुई क्यों? क्योंकि अलग अलग फैक्टर्स थे, आपको बताती हूँ। बायपोलर वर्ल्ड, बायपोलर वर्ल्ड समझते हैं। देखिए, यहाँ पे दो इक्वल सुपर पावर्स थी। तब तक के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताते चलो कि इंडिया क्या चाहती है, इंडिया क्या चाहती है, कैसा वर्ल्ड हो, बायपोलर हो, मल्टीपोलर हो, क्या हो। चलिए फिलहाल ये समझिए, सबसे पहली वजह थी बायपोलर वर्ल्ड की। तो यहाँ पे दो इक्वल सुपर पावर्स थी with two every different two very different ideologies of state, society and government। अब क्या थी कि दो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, सपोज एक यूएसए है, सपोज क्या थी ही, एक यूएसए है और एक है यूएसएसआर। अब दोनों ही जो है सुपर पावर्स हैं और दोनों की आइडियोलॉजी स्टेट, सोसाइटी, सरकार सब में लेके अलग अलग है, बहुत डिफरेंट है, और ये मिलके लड़ रही हैं, compete कर रही हैं आपस में मिलिट्री, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट को लेके। एक्चुअल लड़ाई नहीं हो रही है, बट आपस में compete कर रहे हैं कि हमारी उससे बेटर होगी, हमारी उससे बेटर होगी। दूसरा, हाई रोल ऑफ ओल्ड सस्पिशंस। ये क्या है? देखिए, रशियन रेवोल्यूशन जब हुआ 1917 में, उसके बाद बोल्शेविक ने कोशिश करी कि हम
कम्युनिस्ट रेवोल्यूशन को एक्सपोर्ट करे बाकी सारे यूरोप में और यूएसए में, साथ में कॉलोनीज जो ब्रिटेन और फ्रांस की हैं वहां भी। कैसे? अपने सीक्रेट एजेंट्स को भेज के इन एड ऑफ लोकल कम्युनिस्ट रेवोल्यूशनरीज। इसलिए कैपिटलिस्ट स्टेट जो है वो डिस्ट्रस्टफुल थी ऑफ यूएसएसआर। ठीक है, इन पे ऐसा कुछ नहीं था। कैपिटलिस्ट स्टेट जो थी वो भरोसा नहीं करती थी यूएसएसआर पे। कॉन्सिक्वेंटली रशिया को इनवाइट नहीं किया गया ट्रीटी ऑफ वर्सलिस में, और कैपिटलिस्ट जो वेस्टर्न कंट्रीज थी उन्होंने मना कर दिया कि हम यहाँ पे रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे सरकार को यूएसएसआर के अंदर। ठीक है, काफी लंबे वक्त तक इन्होंने नहीं ऐसा किया। अब जब रशियन सिविल वॉर चल रही थी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 1918 से 1920 तक, इसमें वेस्टर्न पावर्स जैसे यूएस, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान ने ट्रूप्स को भेजा ताकि वो व्हाइट्स की साइड से लड़ सकें। व्हाइट्स कौन थे यहाँ पे? मेंसविक, सोशल रेवोल्यूशनरीज पार्टी, कैडेट्स, ये हमने सब आपको बताया है। ठीक है, कि लड़ सके ये अगेंस्ट बोल्शेविक। ये शुरुआती लेक्चर्स में ही समझ में आ गया होगा आपको। तो ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2 ब्रिटेन और फ्रांस, भाई ये सेकेंड फ्रंट खोलने में इनको देर हो गई अगेंस्ट जर्मनी अंटिल 1944। तब तक के लिए मतलब क्या हुआ था, दैट इज अटैक जर्मनी हुआ था फ्रॉम द वेस्ट, सो इट इज फोर्स टू फाइट ऑन द टू फ्रंट्स, है ना, उस समय की बात अलग थी। अच्छा, तो जो देर हुई इसमें स्टेलिन ने डिमांड, मतलब विच स्टेलिन हैड बीन डिमांडेड सिंस जर्मन अटैक ऑन यूएसएसआर इन 1941। स्टेलिन का ये मानना था कि ब्रिटेन और फ्रांस डेलिबरेटली डिले कर रहे हैं इस सेकेंड फ्रंट को ओपन करने में। क्यों? क्योंकि ये चाहते हैं कि यूएसएसआर एग्जॉस्ट हो जाए और डिस्ट्रॉय कम्युनिज्म। ठीक है, तीसरा क्या है? क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऑफ क्लासेस। हर एक कंट्री के अंदर ये भी एक रिस्पॉन्सिबल चीज थी। क्यों? क्योंकि हर एक क्लास जो था इसके स्टेक्स थे वन फॉर्म में, मतलब एक तरह के, मतलब किसी फॉर्म में इकोनॉमिक सिस्टम के रादर देन अदर। ठीक है, मतलब समझिए एक ही फॉर्म में थे। मतलब यहाँ समझिए इस तरीके को कि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट ऑफ classes in each country was responsible because each class had stakes in one form of economic system rather than other। इसलिए जो वर्कर्स थे इन्होंने कम्युनिज्म को सपोर्ट करा, वाइल प्रॉपर्टी क्लास ने सपोर्ट करा किसको? कैपिटलिज्म को। अमीर वाले तो वही जाएंगे। इनको ये डर था कि जो कम्युनिज्म फैलेगा उससे प्राइवेट वेल्थ खत्म हो जाएगी, पॉलिटिकल पावर का लॉस होगा बाय द वेल्दी क्लास, और बिना किसी लोकल सपोर्ट के यूएसएसआर और यूएस वो नहीं कर पाएंगे इंटरफेयर इतनी फ्रीक्वेंटली और सक्सेसफुली किसी इंटरनल अफेयर्स में किसी थर्ड कंट्री के। चौथी बात करें तो एज अ डिफेंसिव अप्रोच। देखिए कोल्ड वॉर को एक डिफेंसिव अप्रोच के तौर पे फॉलो करा गया, ना कि ऑफेंसिव अप्रोच पे। इंटेंशन ये था कि एक खुद का अपना जो, मतलब एक कंट्री अपना खुद का सिस्टम, चाहे वो कैपिटलिज्म हो या कम्युनिज्म हो, उसे प्रिजर्व करके रखे एंड खुद के फ्रंटियर को प्रिजर्व करके रखे, उसमें कोई दिक्कत ना है, संभाल के रखे। और दो जो सुपर पावर्स थे उन्होंने कोशिश करी कि जितनी ज्यादा बफर कैपिटलिस्ट या कम्युनिस्ट स्टेट बन सके उतनी बनाई जाए। पांचवी बात थी रोल ऑफ लीडर्स। देखिए स्टेलिन ने कोशिश करी कि वो जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा टेरिटरी को ऑक्यूपाई करें, फिनलैंड में, पोलैंड में, रोमानिया में, चेकोस्लोवाकिया में और जर्मनी में ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2। इससे क्या हुआ? इससे वेस्टर्न पावर और तेज जागरूक हुई। इन्होंने अलार्म करा वेस्टर्न पावर्स को, और ट्रूमैन को शक था यूएसएसआर पे दैन रूजवेल्ट, ज्यादा था ना, मोर सस्पिशियस ऑफ यूएसएसआर दैन द रूजवेल्ट। रूजवेल्ट ने आर्म्स दिया, रॉ मटेरियल दिया, फूड सप्लाई वगैरह दिया यूएसएसआर को वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे अंडर द लैंड लीज एक्ट ऑफ 1941। लेकिन जब रूजवेल्ट की डेथ हुई अप्रैल 1945 में, तो ट्रूमैन प्रेसिडेंट बन गए यूएसए के। अब इन्होंने न्यूक्लियर बॉम्ब गिरा दिया जापान के ऊपर 1945 में, बिना मतलब विदाउट टेकिंग स्टेलिन इनटू कॉन्फिडेंस। अब क्या हुआ? स्टेलिन को तो बताया भी नहीं गया एग्जैक्ट नेचर क्या है एटम बॉम्ब का बिफोर इट्स यूज ऑन जापान, है ना। वाइल चर्चिल वाज ड्यूली इन्फॉर्म, चर्चिल को बता दिया गया था लेकिन स्टेलिन को नहीं बताया गया था। अच्छा,
ट्रूमैन ने रशिया को अलाउ भी नहीं करा कि वो पार्टिसिपेट करे इन शेयरिंग ऑफ जापानीज टेरिटरी या उसकी कॉलोनीज को आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू। अब कुछ स्टेट्समैन लीडर्स के द्वारा, जैसे स्टेलिन के द्वारा, चर्चिल के द्वारा, इनकी वजह से टेंशंस और बढ़ने लगी इंटरनेशनल रिलेशंस में। फॉर एग्जांपल, स्टेलिन ने यह आर्ग्यू करा था कि जो पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है वेस्ट के साथ में, ये इम्पॉसिबल है अंटिल अ विक्ट्री ऑफ ओवर कैपिटलिज्म। जब तक के लिए ओवर कैपिटलिज्म नहीं जीतेगा, साथ में नहीं रह सकते वेस्ट के साथ। ट्रूमैन के जो सिद्धांत थे वो लाए गए एज वन ऑफ द की रीजंस जो कोल्ड वॉर के लिए हुए, है ना। अभी बाद में हम आपको बताएंगे इसके बारे में। फिर आया डोमिनो इफेक्ट। ये क्या है? देखिए, कम्युनिज्म एक खतरा था सरकारों को, कैपिटलिस्ट कंट्रीज के, इसलिए जो लीडर्स थे इन सारी कंट्रीज के, इनको डर था कम्युनिज्म का। एसन होवर, स्पेलिंग देख लीजिए, एसन होवर 1953 से रहे 61 तक, इनको डर था इस डोमिनो इफेक्ट का। वाइल अगर एक कंट्री को अलाउ किया जाएगा कि वो कम्युनिस्ट बने, तब उसके पड़ोसी देश जो हैं वो भी जल्दी सेम चीज को फॉलो करेंगे, इसलिए इससे कैपिटलिज्म को खतरा है, डेमोक्रेसी को और यूएस इकोनॉमिक और मिलिट्री इंटरेस्ट को भी खतरा है। ये डर था डोमिनो इफेक्ट का, जिसकी वजह से यूएस को फोर्स हुआ कि वो पार्टिसिपेट करे वियतनाम वॉर में 1961 से 75 तक चली थी। क्यों? बिकॉज चाइना के बाद नॉर्थ कोरिया टर्निंग ऑफ वियतनाम इनटू कम्युनिस्ट स्टेट, है ना, जिसकी वजह से क्या होगा, जापान जो है वो खतरे में आ जाएगा इस कम्युनिज्म के। वेयर यूएसए ने पंप करा, बहुत सारी एड दी आफ्टर वर्ल्ड वॉर टू, ताकि जापान एक थ्राइविंग कैपिटलिस्ट इकोनॉमी रहे इन द रीजन विच वॉज कमिंग अंडर ग्रेट इन्फ्लुएंस ऑफ कम्युनिज्म। ठीक है, जापान ना ऐसा इनके जाल में फंसे। फिर साइकोलॉजिकल फेयर था कम्युनिज्म का, किसके बीच में? अमंग द पब्लिक। क्यों? क्योंकि मैसिव एंटी कम्युनिस्ट प्रोपोगंडा लाया गया था, पब्लिक को सपोर्ट में ले आया था इन सपोर्ट ऑफ एक्शंस जो कि लिए गए थे टेकन ड्यूरिंग द वॉर। और लास्ट में फेलियर ऑफ यूनाइटेड नेशंस, यूएन। ये क्या था कि कॉन्फिडेंस की कमी थी वर्ल्ड की पावर्स में यूनाइटेड नेशंस को लेके, कि एक सोल्यूशन दे पाएगा हमारी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स का। साथ में इम्पार्शियलिटी की कमी थी यूएन की फंक्शनिंग में, और लैक ऑफ पावर्स अवेलेबल थी यूनाइटेड नेशंस के अंदर। ये सारी कमजोरियां जो हैं यही वजह बनी बाद में जो कोल्ड वॉर हुई। तो अब आप बोलोगे कि मैम किसे ब्लेम किया जाना चाहिए इस कोल्ड वॉर के लिए? देखिए, यहाँ पे 3 तरह के व्यूज हैं। एक है ट्रेडिशनल, एक है रिवाइशनिस्ट और एक है पोस्ट रिविजनिस्ट। ठीक है, देखिए, रिविजनिस्ट और एक पोस्ट रिविजनिस्ट। थोड़ा समझते हैं इसका मतलब क्या है। एक है ट्रेडिशनल व्यू। ट्रेडिशनल व्यू के अंदर स्टालिन को ब्लेम करा जाता है इस कोल्ड वॉर के लिए। ये चाहते थे कम्युनिज्म को फैलाना यूएसएसआर के बाहर और डिस्ट्रॉय करना कैपिटलिज्म को। तो जो ये नाटो, जो आज आजकल बड़ी फेमस है ना, नाटो तो नाटो जो 1949 में बनाया गया, और यूएस के एक्शंस जैसे कि साउथ कोरिया की साइड से होना कोरियन वॉर में, ये सिर्फ सेल्फ डिफेंसिंग थे इस फ्री वर्ल्ड के लिए, है ना, क्योंकि कैपिटलिस्ट ब्लॉक जो है खुद को कहता था ना सेल्फ डिफेंसिंग ऑफ द फ्री वर्ल्ड। तो ये सारे एक्शंस थे यूएस के अगेंस्ट कम्युनिज्म। दूसरा वजह रिविजनिस्ट व्यू। ये क्या है? ये व्यू काफी प्रोमिनेंट बना। क्यों? क्योंकि क्रिटिसिज्म इसको मिला ऑफ द अग्रेसिव फॉरेन पॉलिसी जो फॉलो करी यूएस ने वियतनाम वॉर में, एंड यूएस ने सपोर्ट करा ब्रूटल रिजाइम्स को लाइक दैट ऑफ पॉल पॉट कैम्बोडिया के अंदर। तो अब ये काफी आर्ग्यू किया जाता है कि स्टेलिन ने सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिफेंस में काम किया था, एंड इट इज ट्रूमैन जिनके बारे में मैंने बताया, ठीक है, ट्रूमैन अमेरिकन प्रेसिडेंट, जिन्हें ब्लेम किया जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने ही रशियन हॉस्टिलिटी को प्रोवोक किया, बढ़ावा दिया, बेवजह किया। इनके व्यू के हिसाब से रशिया ने काफी भारी मात्रा में लॉस झेला था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे, और इसलिए मतलब इस व्यू में, रिविजनिस्ट व्यू के हिसाब से मैं बता रही हूँ, एंड इसीलिए इसने इट वॉज इन सेल्फ डिफेंस कि यूएसएसआर ने कोशिश करी कि हम एक फ्रेंडली सरकार बनाएंगे ईस्टर्न यूरोप में, साथ में यूएस और वेस्ट को एक्सेप्ट करना चाहिए ईस्टर्न यूरोप को एक रशियन स्फीयर के तौर पे इन्फ्लुएंस का।
जैसे कि चर्चिल ने भी अग्री करा था 1944 में, ठीक है ना, एज वॉज अग्रीड टू बाय चर्चिल इन 1944। फिर आता है पोस्ट रिविजनिस्ट व्यू। ये जो व्यू है ना, ये बेस्ड है इस एविडेंस पे कि सामने आया दैट केम टू लाइट आफ्टर डी क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट। इस व्यू के हिसाब से दोनों ही यूएस और वेस्ट और यूएसएसआर को ब्लेम लेना चाहिए कोल्ड वॉर के लिए। यूएस की इकोनॉमिक पॉलिसीज जैसे कि मार्शल एड, ठीक है, मार्शल एड क्या है, अंडर मार्शल प्लान ऑफ 1947। तो मार्शल एड वो डेलिबरेटली डिजाइन थी यूएस के इन्फ्लुएंस को बढ़ाने के लिए यूरोप में एट एक्सपेंस ऑफ यूएसएसआर। स्टेलिन डिड नॉट हैव लॉन्ग टर्म प्लान्स, इसके कोई लॉन्ग टर्म प्लान्स तो थे नहीं कम्युनिज्म को फैलाने में यूएसएसआर के बाहर, बट ये एक अपॉर्चुनिस्ट थे और इन्होंने फायदा उठाया किसी भी अपॉर्चुनिटी का जो खुद को प्रेजेंट करती थी टू इंक्रीज द सोवियत इन्फ्लुएंस। फर्दर दोनों ही सुपर पावर्स फेल हो गई एक म्यूचुअल ट्रस्ट को बनाने में, एंड काफी हाई म्यूचुअल सस्पिशन की वजह से कोई भी एक्शन अगर एक साइड से लिया जाता तो देखा जाता है इसको एज हैविंग एन अग्रेसिव इंटेंट बाय अदर, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा समझते हैं इवोल्यूशन कैसे हुई कोल्ड वॉर, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स के माध्यम से समझते हैं यूरोपियन हिस्ट्री में। आइए, इवोल्यूशन ऑफ कोल्ड वॉर 1945 टू 53, स्टेलिन एरा। सबसे पहले याल्टा कॉन्फ्रेंस की बात करते हैं। फरवरी 1945 में हुई थी। ये वर्ल्ड वॉर 2 के एंड के पहले हुई थी, जब यहाँ पे एलीट पावर की जो जीत थी वो पक्की थी। एंड ये इसलिए हुई थी कि डिसाइड करने के लिए कि हम किस तरीके से एक्सेस पावर्स के साथ डील करेंगे। एंड इसे अटेंड करा था रूजवेल्ट ने यूएस की तरफ से, चर्चिल ने ब्रिटेन की तरफ से और स्टेलिन ने यूएसएसआर की तरफ से। अब इसमें कुछ अग्रीमेंट पे पहुंची थी कॉन्फ्रेंस के टाइम पे, जैसे कि स्टेलिन ने ये प्रॉमिस करा था कि हम फ्री इलेक्शंस कराएंगे सारे ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस में, जिसे जाना जाता है एज डिक्लेरेशन ऑफ लिबरेटेड यूरोप के नाम से। इसके हिसाब से 3 एलीट पावर्स को असिस्ट करा जाता है लिबरेटेड कंट्रीज को यूरोप की, और एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश करा जाए थ्रू फ्री इलेक्शंस। दूसरा, यूनाइटेड नेशंस को बनाया जाएगा, एस्टैब्लिश्ड हुआ अक्टूबर 1945 में, और लीग ऑफ नेशंस पहले बनी थी ना, इसको ये रिप्लेस करेगा। फिर आई बात ऑक्यूपेशन जोन्स, जिसमें ऑस्ट्रिया, वेना, जर्मनी और बर्लिन को डिवाइड करा जाएगा ऑक्यूपेशन जोन्स में ब्रिटेन, यूएस और यूएसएसआर की। यूएसएसआर मतलब यूएसएसआर की बात करें तो ऑक्यूपेशन जोन्स फ्रांस की बाद में निकली है। तो ये इसलिए करा गया क्यों, क्योंकि यहाँ पे कोई अग्रीमेंट नहीं था फ्यूचर सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट को लेके कि कैपिटलिस्ट रहेगी या कम्युनिस्ट रहेगी ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, और स्टेलिन सिर्फ अग्री करते टू प्रेजेंस ऑफ एलीट ट्रूप्स यहाँ पे। अच्छा, पोलैंड की बात करें तो रशिया ने सेटअप करा एक प्रोविजनल पोलिश कम्युनिस्ट सरकार को जर्मन्स को बाहर निकाल के, बट यहाँ पे सिर्फ पोलिश गवर्नमेंट थी इन एग्जाइल इन लंदन। ये अग्री करा गया कि कुछ मेंबर्स पोलिश गवर्नमेंट के इन एग्जाइल इन लंदन ये ज्वाइन करेंगे पोलिश कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को। बट दोस्तों जो डिमांड थी स्टेलिन की कि पोलैंड को सारी जर्मन टेरिटरी मिलेगी जो कि ईस्ट में होगी रिवर ऑर्डर के और नीस के, इस डिमांड को रिजेक्ट कर दिया ब्रिटेन और यूएस ने। जापान की साइड से बात करें तो स्टेलिन ने अग्री करा कि हम वॉर को ज्वाइन करेंगे अगेंस्ट जापान, सिर्फ इन कंडीशन पे कि इन्हें पूरा ही ऑयल रिच स्टैकलिन आइलैंड मिलेगा। मतलब आधा स्टैकलिन आइलैंड को ले लिया गया जापान आफ्टर रूसो जापानीज वॉर, जो ले लिया गया था ना 1945 में, और इंडिया का OVL यहाँ पे इन्वेस्ट करा हुआ भी है। खैर, उसके साथ कुरिल आइलैंड और कुछ पार्ट मैंचूरिया का भी चाइना के अंदर। तो ये पूरी कहानी है। फिर आई बात यहाँ पे पोट्सडाम कॉन्फ्रेंस की, जुलाई अगस्त 1945 में हुई। ये कॉन्फ्रेंस हुई थी इन ऑक्यूपाइड जर्मनी एंड विटनेस, इसमें कौन कौन से, इसमें स्टेलिन ने पार्टिसिपेट किया, ट्रूमैन ने किया, चर्चिल ने किया। चर्चिल तो बाद में रिप्लेस करे गए बाय क्लीमेंट एटली एज लेबर पार्टी आ गई थी ना पावर में ब्रिटेन के अंदर। इन सब के नाम आपने यहाँ पे जब स्पेक्ट्रम पढ़ रहे होंगे तब भी सुना होगा। तो कॉन्फ्रेंस के टाइम पे जर्मनी ने वॉर को हार गया था जर्मनी, बट न्यूक्लियर बॉम्ब जो जापान पे गिरा, सॉरी वो अभी तक गिरा नहीं था। मतलब यहाँ पे जब कॉन्फ्रेंस ये हो रही थी इस समय तक जर्मनी वॉर तो हार चुका था,
बट न्यूक्लियर बॉम्ब जापान पे अभी तक नहीं गिरा था, ठीक है। तो कुछ एग्रीमेंट्स यहाँ पहुंचे इस पोस्टम कॉन्फ्रेंस के बाद, जैसे कि जर्मन डिसआर्मामेंट, ये अग्री करा गया कि जर्मनी को डिसआर्म कर देंगे। वॉर पोटेंशियल जर्मनी का वॉज टू बी डिस्ट्रॉयड, कैसे, बाय डिस्ट्रॉइंग या ब्रिंगिंग अंडर कंट्रोल सारा जो इंडस्ट्रियल इंस्टॉलेशन है अपने अंदर जो कि मिलिट्री इक्विपमेंट को प्रोड्यूस करता है। फिर जर्मन इकोनॉमी, ये इंश्योर करा गया कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जर्मनी के अंदर वो एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो यूरोप के अंदर है उससे नहीं बढ़ेगा। एंड टाइप और अमाउंट जो जर्मन इंडस्ट्री का है टू बी डिसमेंटल फॉर दिस पर्पस, ये बाद में डिसाइड करा जाएगा। इसमें यह था कि कैपिंग लगाई गई जर्मन के स्टील प्रोडक्शन पे, जर्मन का हैवी इंडस्ट्री जो है वो रिड्यूस कर दिया गया 50% ऑफ 1938 लेवल से, और कोई दूसरे ऐसे कदम उठाए गए। बट बाद में एलीट ने इस पॉलिसी को छोड़ दिया एंड काम किया ईस्ट जर्मनी के प्रॉस्पेरस के लिए मार्शल प्लान के माध्यम से, ताकि कैपिटलिस्ट इन्फ्लुएंस यूरोप के अंदर बढ़े। ज़्यादातर जो जर्मन रेपरेशंस थे ये यूएसएसआर को दे दिए गए, सिंस वो भी सफ़र करा था, और जो मैक्सिमम डैमेज वहाँ भी हुआ था। यूएसएसआर को राइट दिया गया टू टेक अवे नॉन फूड गुड्स अपनी ऑक्यूपेशन जोन से जर्मनी के अंदर, एज वेल एज वेस्टर्न जोन से भी, प्रोवाइडेड दैट यूएसएसआर अपनी फूड सप्लाई की ज़रूरतों को पूरा कर सके वेस्टर्न जोन की। फिर जर्मन फ्रंटियर पे क्या करा गया, इसमें पहला तो ऑक्यूपेशन जोन, जर्मनी और ऑस्ट्रिया और उनके रिस्पेक्टिव कैपिटल जैसे बर्लिन और वेना को डिवाइड करा गया 4 ऑक्यूपेशन जोन्स में। ये अग्री करा गया था इन प्रिंसिपल एट याल्टा एंड इम्प्लीमेंट करा गया पोस्टडम कॉन्फ्रेंस में। इसी के अंदर आता है, जर्मन फ्रंटियर्स के अंदर ही आता है एक ऑर्डर नीजी लाइन, जो मैंने बताया अभी आपको रिवर वाली बात। तो जर्मनी का जो ईस्टर्न बॉर्डर था ये टेम्परेरी शिफ्ट कर दिया गया वेस्ट में ऑर्डर नीजी लाइन के, इसलिए ऑर्डर नीजी बॉर्डर ये टेम्परेरी था। एंड ये अग्री करा गया कि फाइनल जो डिलिमिटेशन होगा जर्मनी के ईस्टर्न फ्रंटियर का ये बाद में होगा, है ना। ये हुआ था बाद में ट्रीटी ऑफ फाइनल सेटलमेंट के अंदर विद रिस्पेक्ट टू जर्मनी 1990 में। इसलिए डी फैक्टो मतलब जो साइज ऑफ जर्मनी था वो कम हो गया, 3/4 हो गया अपने 1937 के बॉर्डर्स के कंपैरिजन में। टेरिटरीज जो इस नए बॉर्डर की थी वो दे दी गई पोलैंड को, इसके अंदर ईस्ट प्रूशिया था, सिलेसिया था, वेस्ट प्रूशिया था और 2/3 पोमेरेनिया भी था। ये सारे एरियाज मेनली एग्रीकल्चरल थे। एक्सेप्शन इसमें जो है वो था आपका अपर सिलेसिया का, जो कि सेकेंड लार्जेस्ट सेंटर था जर्मन हैवी इंडस्ट्री का। उसके बाद इसी के अंदर एक चीज और आती है, दैट इज क्या, दैट इज रिवर्सिंग जर्मन एनेक्सेशन। तो टेरिटरी जो कि जर्मनी के द्वारा एनेक्स करी गई बिफोर एंड ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर 2 वो वापस ले ली गई, जैसे इसमें सुदेंटलैंड था, ऑस्ट्रिया था, वेस्टर्न पार्ट था पोलैंड का। चौथी बात डी नाजीफिकेशन, तो नाजी पार्टी को डिसबैंड कर दिया गया एंड नाजीज वुड बी ट्राइड एज वॉर क्रिमिनल्स। ये जो ट्रायल्स थे ये फेमस बन गए एज न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स के नाम से, न्यूरेमबर्ग ट्रायल्स, ठीक है। पांचवी बात ऑल्टरिंग द डेमोग्राफी, ऑर्डरली और ह्यूमेन एक्सपल्शन जर्मनी का, जो जर्मनी लिविंग का बियॉन्ड द न्यू ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ ऑर्डर नाजी लाइन, दैट इज पोलैंड से जर्मनी, हंगरी और चेकोस्लोवाकिया। बट बहुत सारे इश्यूज ऐसे भी थे जिसमें डिससेटिस्फैक्शन और डिसएग्रीमेंट भी रहा, जैसे कि यहाँ पे अग्रीमेंट नहीं रहा ऑन द पॉसिबिलिटी और टाइमिंग क्या होगा इन चारों जोन्स के जर्मनी के यूनिफिकेशन का। दूसरा, जर्मन टेरिटरी जो कि ईस्ट में है ऑर्डर नेजी लाइन के, इसे रशियन ट्रूप्स के द्वारा ऑक्यूपाई करा गया एंड ये एडमिनिस्टर करा जाएगा बाय कम्युनिस्ट पोलिश गवर्नमेंट। ब्रिटेन और यूएस तो नाखुश थे इसके ऊपर, हालांकि इन्होंने अग्री कर लिया था कि जर्मन फ्रंटियर को वेस्ट की तरफ शिफ्ट करेंगे ऑर्डर नेजी लाइन के फॉर द टाइम बीइंग के लिए। तीसरा, जापान के ऊपर बात करें तो पोस्टडम कॉन्फ्रेंस में स्टालिन को ये नहीं बताया गया था कि यूएस का प्लान है न्यूक्लियर बॉम्ब को गिराने का, हालांकि चर्चिल को पता था, है ना, ये तो समर्थ में थे, और बॉम्ब को 2 ही दिन बाद गिरा दिया गया इस कॉन्फ्रेंस के, ठीक है। तो ये एक वजह थी। अब हम 1945 के बाद यूरोप की हालत बड़ी जो है अजीबोगरीब हो रखी थी। कम्युनिज्म स्टैब्लिश हो गया था ईस्टर्न यूरोप में, थोड़ा समझते हैं। वर्ल्ड वॉर ऑफ वर्ल्ड्स, ये समझते हैं क्या है दोस्तों। फरवरी 1946 की बात है, स्टेलिन ने एक इनफेमस स्पीच दी
जहां पे इन्होंने ये आर्ग्यू करा कि पीसफुल कोएग्जिस्टेंस वेस्ट के साथ ये तो इम्पॉसिबल है जब तक के लिए फाइनल विक्ट्री ना हो जाए ओवर कैपिटलिज्म। इसका मतलब कि जो फ्यूचर वॉर है वो होनी है यूएसएसआर और कैपिटलिस्ट वेस्टर्न नेशंस के बीच में। इन रिस्पॉन्स चर्चिल ने अपना आयरन कर्टेन स्पीच भी दी मार्च 1946 में, वाइल जब ये ट्रिप पे थे यूएस की। इन्होंने ये कहा कि एक आयरन कर्टन हैज डिसेंडेंट ओवर यूरोप। इन्होंने कहा कि वेस्टर्न अलायंस होना चाहिए ताकि कम्युनिस्ट के जो खतरे हैं उनसे बचा जा सके। चर्चिल को स्टेलिन ने क्रिटिसाइज करा और लेबर पार्टी के मेंबर जो पार्लियामेंट के थे ब्रिटेन के अंदर, वार मॉन्गर है ना, इन्होंने ये बात इस बात के लिए इसको इन लोगों को क्रिटिसाइज करा। चलिए ठीक है, उसके बाद तो अब आप कहेंगे मैम जो पक्ष से आपने बोल दिया आयरन कर्टेन, ठीक है, ये आयरन कर्टेन क्या है? हाँ, क्या लोहे का चादर, लोहे का पर्दा? देखिए ये दिखाता है नॉन इंटरेक्शन को ईस्टर्न और वेस्टर्न यूरोप के सारे डोमेन्स में, चाहे इकोनॉमिक में हो या ट्रेड टाइज में हो, पॉलिटिकल रिलेशनशिप में हो, पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट में हो, हर तरह से। चर्चिल ने इसे रिफर करा था अपनी 1946 की स्पीच में यूएस के अंदर इन रिस्पॉन्स टू स्टेलिन्स स्पीच इन 1946। आयरन कर्टन देखने में एक रियलिटी लगता है जब स्टेलिन ने प्रिवेंट करा ईस्टर्न यूरोप नेशंस को, खासकर चेकोस्लोवाकिया को, फ्रॉम असेसिंग द मार्शल एड 1947 में, जब सिर्फ डेमोक्रेटिक स्टेट ईस्टर्न यूरोप में चेकोस्लोवाकिया जो है ये कम्युनिस्ट बनी थ्रू अन आर्म्ड कू। तो एक आयरन कर्टन लगता है फॉर्मली, मतलब सही लगता है अपनी जगह पे। फर्दर कुछ इवेंट जैसे कि वेस्टर्न बर्लिन ब्लॉकेट हुआ था 1948-49 में और बर्लिन वॉर 1961-89, ये सब वैलिडेशन है इसी आयरन कर्टन के एग्जिस्टेंस का यूरोप के अंदर। दूसरी बात, स्टेलिन कंसोलिडेट्स कम्युनिज्म। देखिए पोस्टडैम के बाद जो न्यूक्लियर बॉम्ब का यूज हुआ जापान के ऊपर, उसमें स्टेलिन पॉलिटिकली इंटरफेयर करे ईस्टर्न यूरोप में एंड प्रो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट को स्टैब्लिश करा गया पोलैंड, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया और रोमानिया में। कुछ केसेस में जो ऑपोजिट में थे ओपोनेंट्स को उठा के जेल में डाल दिया गया, इवन मार भी डाला गया। 1947 आते आते सारी स्टेट्स जो ईस्टर्न यूरोप की थी एक्सेप्ट चेकोस्लोवाकिया, इन सभी के यहाँ कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी। इलेक्शंस वर रिग्ड, नॉन कम्युनिस्ट मेंबर्स जो कि गठबंधन सरकार के थे इनको निकाल दिया गया एंड पार्टीज एक्सेप्ट कम्युनिस्ट पार्टी इन सारी स्टेट में थी उन सबको डिसॉल्व कर दिया गया। जब ये सब हो गया अंडर वॉचफुल आइज ऑफ सीक्रेट पुलिस इन सबसे ध्यान रख रही थी और रशियन ट्रूप्स भी ध्यान रख रहे थे, तो कैपिटलिस्ट वेस्ट अब गुस्सा आया है, एंड उसको एक समझ लीजिए कि एक विलन के तौर पे दिखाया गया एज स्टेलिन ने यहाँ पे अपना प्रॉमिस जो है वो तोड़ा था फ्री इलेक्शंस का। ईस्टर्न यूरोप made during Yalta conference, but it is to be mentioned in the defense of Stalin that 1944 में चर्चिल ने ये अग्री करा इस नोशन में ईस्टर्न यूरोप के being the Russian sphere of influence। अच्छा यूगोस्लाविया में क्या हुआ? It was टीटो, ये टीटो जी थे जिन्होंने लीड करा कम्युनिस्ट को while defeating Germans and not the troops of USSR। ये काफी पॉपुलर लीडर थे और इलेक्ट करे गए 1945 में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के अंदर। सरकार जो इसलिए बनी टीटो के अंदर, ये कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, बट टीटो जो है वो सोवियत इंटरफेरेंस के अगेंस्ट थे अपने इंटरनल और फॉरेन पॉलिसी में इस यूगोस्लाविया की। अब आया ट्रूमैन डॉक्ट्रिन मार्च 1947 में। अब जो यूरोप में हुआ इन सबको देख के काफी डिस्टर्ब होकर यूएस ने अडॉप्ट करा व्हाट केम टू बी नोन एज ट्रूमैन डॉक्ट्रिन। कैसे? इसके माध्यम से यूएस ने बात साफ कर दी कि ये वापस रिवर्ट बैक नहीं करेगा इस पॉलिसी ऑफ आइसोलेशन को आफ्टर द वर्ल्ड वॉर 2, जैसे कि इसने वर्ल्ड वॉर 1 में कहा था कि हमें किसी से मतलब नहीं है, लेकिन अब इसने कहा अभी मतलब है। रेदर ट्रूमैन डॉक्ट्रिन इम्प्लाइड अडॉप्शन ऑफ पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट, वेयर बाय, जहां इस पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट में क्या था कि यूएस जो है ये पूरी तरह से कमिटेड था कि हम कंटेनमेंट में रहेंगे कम्युनिज्म की, ना सिर्फ यूरोप में बट पूरे वर्ल्ड में। ये तो वही वाली बात होगी, किसी ने कहा कि भाई हम बिल्कुल नहीं लड़ेंगे, हमें तुम दो लोग लड़ रहे हैं, हमें कोई मतलब नहीं होगा, लेकिन एक टाइम पे ऐसा दिन आ गया कि हमने कहा दो लोग तो छोड़ो पूरे दुनिया में कोई लड़ेगा तो हम बीच में कूदेंगे, ऐसे समझ लो।
तो यहाँ पे कुछ एस्पेक्ट्स हैं जो ट्रूमैन डॉक्ट्रिन के साथ डील करते हैं, जैसे कि पहला ये एम करा गया कि हम कंटेन करेंगे कम्युनिज्म को, कि वो ना फैले इस फ्री वर्ल्ड में, है ना, एज कैपिटलिस्ट ब्लॉक लाइक टू कॉल इटसेल्फ। दूसरा, ये इंट्रोड्यूस करा गया क्यों? बिकॉज ऑफ द इवेंट्स जो कि ग्रीस में हुए, जहाँ पे ब्रिटेन ने रिस्टोर करी मोनार्की को, किसे? जर्मनी को डिफीट करके वर्ल्ड वॉर 2 में। बट अब एक सिविल वॉर जिसे लीड करा जा रहा था कम्युनिस्ट के द्वारा, ये बिल्कुल फैली, जिसे सपोर्ट मिला इस कम्युनिस्ट की सरकारों से, अल्बानिया की, बुल्गारिया की, यूगोस्लाविया की। ब्रिटेन लड़ लड़ के परेशान हो गया था ग्रीक कम्युनिस्ट में, और इसने यूएस से अपील करा कि भैया हमें मदद दे दो, एंड इसने ग्रीस से विड्रॉ कर लिया 1947 में। इसी के साथ प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने एक ट्रूमैन डॉक्ट्रिन को अनाउंस करा, जो कहता था कि यूएस सपोर्ट करेगा फ्री पीपल को अगेंस्ट सबजुगेशन बाय आर्म माइनॉरिटीज या फिर बाय आउटसाइड प्रेशर्स। यूएस ने पूरा बर्डन ले लिया एंड बाद में सपोर्ट करा ग्रीक की सरकार को लड़ने में अगेंस्ट कम्युनिस्ट। यूएस का जो इंटरवेंशन था ग्रीस के अंदर 1947 में, यही शुरुआत थी इस कोल्ड वॉर की। फिर आई बात पॉलिसी ऑफ कंटेनमेंट की। आगे आने वाले टाइम पे जो ये हुई है ना, तो इसने कुछ ऐसा फॉर्म लिया कि मिलिट्री मेजर्स का यूज, जैसे कि एड देना मार्शल प्लान के अंदर 1947 के, मिलिट्री ब्लॉक को बिल्ड करना लाइक नाटो वगैरह 1949 में, एम करना मिलिट्री सुपीरियरिटी को, कैसे? बाय ट्राइंग टू लीड इन द आर्म्स इन द स्पेस रेस, पॉलिटिकली इंटरफेयर और रिगिंग इलेक्शंस इन थर्ड कंट्रीज, इंश्योर कराने के लिए कि प्रो कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट पावर में आए। एम ये था इकोनॉमिक और स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट यूएस के प्रोटेक्ट करने हैं। जैसे इटली के अंदर सीआईए ने ऑफिशियली एक्सेप्ट करा देना $1 मिलियन की एड को क्रिश्चियन और अदर एंटी कम्युनिस्ट कैंडिडेट्स को, जो कैपिटलिस्ट मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी को फेवर करते हैं। 1948 के इलेक्शंस में इन्होंने करा। तो सारे एस्टिमेट से इटालियन कम्युनिस्ट पार्टी को पूरी तरह से वहां पे जो है वो भरा गया था कि इलेक्शंस जीते, बट सीआईए की जो मदद रही क्रिश्चियन डेमोक्रेटिक पार्टीज को, इसलिए वो जीत गई विद अ कंफर्टेबल मार्जिन। दूसरा, सेंट्रल अमेरिका के अंदर इन निकारागुआ फ्रॉम 1981 से 1990 तक यूएस ने अपनी सीआईए हेल्प के माध्यम से रिबेल किया कि ये लेफ्टिस्ट गवर्नमेंट को उठा के फेंक दें, और एल साल्वाडोर में 1980s में यूएस ने हेल्प करा अथॉरियन रिजाइम को, दैट वाज अंडर द थ्रेट ऑफ लेफ्टिस्ट गुरिल्लास। साउदर्न अमेरिका में यूएस ने सपोर्ट करा ब्रूटल राइट विंग सरकार को, है ना, जो लीड कर रही थी टू मच वायलेंस एंड इनस्टेबिलिटी। नहीं, मेरा मतलब समझिए, यूएस जो सपोर्ट रहा इस ब्रूटल राइट विंग सरकार को, इसकी वजह से बहुत वायलेंस और इंस्टेबिलिटी वहां आई। करीब लेट 1950s में एंटी वेस्ट सेंटिमेंट अरब कंट्रीज के बीच में बहुत ज़्यादा बढ़ गए, बिकॉज वेस्टर्न सपोर्ट रहा था स्टेट ऑफ इजराइल को और स्विस वॉर के अंदर। यूएस और ब्रिटेन ने ट्रूप्स भेजे लेबनान को और जॉर्डन को, ताकि प्रो वेस्टर्न गवर्नमेंट यहाँ प्रिवेंट कर सके इन सारी कंट्रीज में फ्रॉम फॉलिंग। ईरान के अंदर मोहम्मद रजा पहलवी ये रूलर रहे थे 1941 से, लेकिन 1951 में पार्लियामेंट जो ईरान का था, जिसे मजलिस कहते हैं, इसने नेशनलाइजेशन को ऑर्डर करा एंग्लो ईरानियन ऑयल कंपनी के, जो कि एक ब्रिटिश कंट्रोल कंपनी थी, और मोहम्मद मुजाद्दिक को एक प्राइम मिनिस्टर बना दिया ईरान का। सीआईए का इंपॉर्टेंट रोल था कोप करने में अगेंस्ट द मिनिस्टर डेमोक्रेटली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मुसाद्दिक, एंड इसके बाद हेल्प करा शाह को, ईरान के पहलवी को इस्टेब्लिश करने में अपने डिस्पोटिक रूल को। ये जो कूप था वो करा गया बिकॉज जो यूएस था उसे ये लगता था कि मुजाद्दिक जो है वो अलाइंड है विद यूएसएसआर, एंड इसके बाद शाह जो है बिकेम क्लोजली अलाइड विद यूएस। ही मेड ईरान एंटर द बगदाद पैक्ट, जो कि 1955 में हुआ था। मिलिट्री अलायंस जो कि ये थी ईरान, इराक, टर्की, पाकिस्तान और यूएस की। इन्होंने यूएस ऑयल कंपनीज को कंसेशन भी दिया कि वो ऑयल रिजर्व्स ईरान के अंदर डेवलप कर सकें। शाह फाइनली उठा के बाहर फेंक दिए गए 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के चलते, क्योंकि इन्होंने फेल आउट करा था विद द शिया क्लेरिक्स, जो कि रिफॉर्म्स के अगेंस्ट थे, जिन्हें शाह ने
इनिशिएट किया था फॉर वेस्टर्न स्टाइल मॉडर्नाइजेशन ऑफ ईरानियन सोसाइटी। आज भी आप ईरान में देख रहे हैं ना कितना पिछड़ापन है कि वहाँ की लड़कियां आप कह रही हैं कि भाई हमें हिजाब भैया नहीं पहनना, कितना वहाँ पे चल रहा है बवाल। फिर आई बात मार्शल प्लान की 1947 के। तो दोस्तों ये एक ऑफिशियली इसे यूरोपियन रिकवरी प्रोग्राम भी कहते हैं। एम ये था कि यूरोप को इकोनॉमिकली मदद देनी है ताकि इसकी प्रॉस्पेरिटी बढ़े, यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ा यूरोप के अंदर एंड कंटेन करे कम्युनिज्म को। ऑफिशियली इसमें भूख मिटा हटानी है, गरीबी हटानी है, कायोस हटाना है, ठीक है, रिमूविंग हंगर, पॉवर्टी एंड कायोस। बट ये एक छुपा हुआ पॉलिटिकल एम था कंटेनमेंट का, जिससे मैंने आपको पहले बताया। तो 1947 से 51 तक करीब 1,30,000 मिलियन डॉलर्स दिए गए मार्शल एड के तौर पे वेस्टर्न यूरोप को। और क्या इम्पैक्ट रहा इसका? इसकी वजह से फटाफट रिकवरी हुई वेस्टर्न यूरोप की, है ना, जिस जो वॉर की वजह से इतना बर्बाद हुआ था। इससे प्रॉस्पेरिटी हुई वेस्टर्न जर्मनी की और वेस्ट बर्लिन की, दैट वाज इन स्टार कॉन्ट्रास्ट ऑफ पॉवर्टी इन द ईस्टर्न जर्मनी अंडर यूएसएसआर। सोवियत यूनियन इतना अच्छा काम नहीं कर पाया प्रॉस्पेरिटी के लिए अपनी ऑक्यूपाइड जोन में, जो इसके पास था जर्मनी का हिस्सा, एंड इसने फंड्स को जो एक्सप्लॉइट कर दिया, फंड ग्रोथ ऑफ यूएसएसआर को। लॉन्ग टर्म रिजल्ट इस मार्शल का ये रहा कि बर्लिन वॉर गिरा दी गई, है ना, फॉल ऑफ बर्लिन वॉर, एंड फाइनली कम्युनिज्म ईस्टर्न यूरोप के अंदर भी हटा। इसकी वजह से यूएस के एक्सपोर्ट्स बढ़े, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा, राइस बढ़ी, इकोनॉमी में इनकम्स बढ़ी, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो वेस्टर्न यूरोप का था इसकी वजह से एक मार्केट बनी ये यूएस के बिजनेस के लिए। तो अब आती बात कि स्टेलिन का रिस्पॉन्स क्या रहा इस ट्रूमैन डॉक्ट्रिन और मार्शल प्लान को लेकर। देखिए मार्शल एड या एड जो कि अवेलेबल थी इस मार्शल प्लान के अंदर, वो टेक्निकली सारे इंटरेस्टेड यूरोपियन नेशंस को अवेलेबल थी, बट स्टेलिन ने फॉरबिड कर दिया सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स को, जैसे ईस्टर्न यूरोपियन नेशंस को, कि ये एड नहीं लेंगे इस मार्शल प्लान के अंदर। स्टेलिन ने डिनाउंस करा, उसने कहा नहीं माना इस मार्शल प्लान को यूएस के एज डॉलर इंपीरियलिज्म, है ना, डिवाइस्ड टू इंक्रीज द, ये इनको ये लगता था ना कि वेस्टर्न यूरोप के अंदर ये जो एड दे रहा है इससे यूएस का इन्फ्लुएंस बढ़ेगा, इन्हें पसंद नहीं आया, एंड इंटरफेरेंस बढ़ेगा, सोवियत स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस का इन्हें बढ़ाना था, है ना, ईस्टर्न यूरोप में, और ये यूएस का बढ़ जाएगा, दिक्कत होगी। स्टेलिन ने इंस्टेड अनाउंस करा मोलोटोव प्लान। कौन सा प्लान? मोलोटोव प्लान, यहाँ लिखा हुआ है 1947 में, उसके साथ कॉमिनफॉर्म 1947 में, और कॉमेकॉन, तीनों लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है, 1949 में। ये सारा रिस्पॉन्स था यूएस के ट्रूमैन डॉक्ट्रिन का और मार्शल प्लान का। अब तीनों समझाती हूँ क्या था। मोलोटोव प्लान की बात करें, इसमें एड प्रोवाइड कर रहा था ये सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स को। कॉमिनफॉर्म मतलब कम्युनिस्ट इंफॉर्मेशन ब्यूरो की बात करें तो ये सक्सेसर था टू कॉमिनटर्न इंक्रीज द टू कॉमिनटर्न, एंड इसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टीज थी यूरोप की। एम ये था कॉमिनफॉर्म का कि हम यहाँ पे सोवियत का कंट्रोल बढ़ाएंगे अपनी सैटेलाइट स्टेट्स के ऊपर ईस्टर्न यूरोप की। और टू बी कम्युनिस्ट सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, ये रशियन स्टाइल कम्युनिज्म होगा, दैट इज कम्युनिस्ट पार्टीज यहाँ पे दिक्तात्स को सोवियत यूनियन के फॉलो करेंगे। मतलब ईस्टर्न यूरोप जो है वो इंडस्ट्रियलाइज होगा, कलेक्टिवाइज और सेंट्रलाइज्ड होगा, मेंबर नेशंस एक्सपेक्टेड टू ट्रेड प्राइमरली विद अदर कॉमन फ्रॉम मेंबर्स, एंड सारे कॉन्टैक्ट जो उसके नॉन कम्युनिस्ट कंट्रीज के साथ में होंगे वो डिस्करेज करे जाएंगे। यूगोस्लाविया एक्सपेल कर दिया गया 1948 में जब इसने ऑब्जेक्ट करा इस पे, और कमिन फ्रॉम को डिसबैंड करा गया 1956 में जब निकिता क्रुश्चेव, जिनके बारे में मैंने आपको पहले बताया है, ये पावर में आए। इन्होंने ही हैड आर्ग्यूड इन हिज फेमस 1956 स्पीच कि देयर एग्जिस्टेड डिफरेंट रोड्स टू सोशलिज्म, एंड कोई ज़रूरत नहीं है कि रशियन वे को ही यहाँ पे ज़बरदस्ती चिपकाया जाए दूसरे कम्युनिस्ट कंट्रीज में। और तीसरा आता है कॉमिकॉन, दैट इज काउंसिल फॉर म्यूचुअल इकोनॉमिक असिस्टेंस 1949 से 91 तक। इसे फॉर्म करा गया कोऑर्डिनेट करने के लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज को कॉमन फॉर्म की। अब आई बात कम्युनिस्ट टेक ओवर ऑफ चेकोस्लोवाकिया जो कि हुआ 1948 में, ठीक है, यहीं पे समझिए। देखिए चेकोस्लोवाकिया की बात करें तो ये सिर्फ एक मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी था ईस्टर्न यूरोप के अंदर।
सरकार यहाँ पे वो कोलिजन थी कम्युनिस्ट की और दूसरे लेफ्ट विंग पार्टीज की, जिन्हें 1946 के इलेक्शंस में इलेक्ट किया गया था। चेकोस्लोवाकिया में ये उम्मीद थी कि हम एक ब्रिज के तौर पे काम करेंगे वेस्टर्न और ईस्टर्न यूरोप के बीच में। 1948 में इलेक्शंस हुए, इलेक्शंस होने थे और कम्युनिस्ट के पास कोई चांस नहीं था इलेक्शन को जीतने का। क्यों? क्योंकि पब्लिक ओपिनियन सरकारों के काफी ज्यादा अगेंस्ट थी, क्योंकि इन्होंने मार्शल एड को सोवियत प्रेशर के अंदर रिजेक्ट कर दिया था। कम्युनिस्ट जो थे यहाँ पे, इन्होंने आर्म कूप किया बिफोर द इलेक्शन। मीनवाइल यूएसएसआर ने ट्रूप्स भेजे अपने ऑक्यूपेशन जोन से ऑस्ट्रिया के अंदर टू ऑस्ट्रियन फ्रंटियर विद चेकोस्लोवाकिया, सो एज टू इंश्योर कि जो कूप है वो बढ़े आगे बिना किसी प्रॉब्लम के। इलेक्शंस हुए यहाँ, बट सिर्फ कम्युनिस्ट को अलाउ करा गया कि वही सिर्फ कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। यूनाइटेड नेशन ने प्रोटेस्ट किया बट कुछ कर नहीं पाया। क्यों? क्योंकि ये प्रूफ ही नहीं कर पाया कि इसमें रशिया का इन्वॉल्वमेंट है ना, क्योंकि इन्होंने कहा ना कि कोप जो है तो इंटरनल अफेयर है, यूएसएसआर ने आर्ग्यू करा। इसलिए बात साफ थी कि यूएसएसआर इंटरफेयर करेगा अगर सैटेलाइट स्टेट कोशिश करेंगे प्रो कैपिटलिस्ट के लिए। अब आई बात डिवीजन ऑफ जर्मनी की। दोस्तों, जर्मनी और बर्लिन को डिवाइड करा गया 4 ऑक्यूपेशन जोन्स में, जैसे आपको बताया मैंने, याल्टा कॉन्फ्रेंस में डिसाइड हुआ था ना, उसके बाद ये हुआ। और वो 4 ऑक्यूपेशन जोन्स रही ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस और यूएसएसआर के बीच में। वेस्ट बर्लिन ब्लॉकेड और एयरलिफ्ट 1948-49 में। तो यही यूएस, फ्रांस और ब्रिटेन ने कोशिश करी इकोनॉमिक रिकवरी के लिए अपनी ऑक्यूपेशन जोन्स का जर्मनी के अंदर, वाइल यूएसएसआर ने इसका ऑपोजिट करा। और इसकी वजह से ये रिजल्ट रहा कि ये जो डिफरेंस थी अपनी पॉलिसी में, इसकी वजह से स्टार कॉन्ट्रास्ट हुआ प्रॉस्पेरिटी में वेस्टर्न जोन्स की और रशियन जोन की जर्मनी के अंदर। इसकी वजह से यूएसएसआर पे प्रेशर पड़ा एज डिसकंटेंट अमंग द नेटिव्स ऑफ हिज जोन इंक्रीज्ड। दूसरी बात कि यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस से एक नई करेंसी लेकर आए वेस्टर्न जोन में, और वही जगह यूएसएसआर ने इसे इम्पॉसिबल समझा कि हमारे पास 2 करेंसी तो हम नहीं रखेंगे सेम सिटी के अंदर, बर्लिन के अंदर। और जल्द ही यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस ने प्रेशर डालना शुरू कर दिया यूएसएसआर के ऊपर कि आप भी मर्ज हो जाइए 4 जोन्स में इनटू अ यूनाइटेड जर्मनी। ईस्ट जर्मनी दिख रहा था कि ये सोवियत के हाथों से निकलने लगा है, और यूएसएसआर ने रिस्पॉन्ड करा इसे इनफेमस ब्लॉकेड के चलते हुए, खिसिया गया, क्या करता, ब्लॉकेड ऑफ वेस्टर्न बर्लिन के तौर पे। तो अब यहाँ समझिए कि ये है क्या, है ना, थोड़ा सा डिटेल से समझते हैं क्या है। तो बात ये है कि 1948 में यूएसएसआर ने सारे लिंक, जैसे कि रेल के, रोड के, कनाल के, जो कि वेस्ट बर्लिन और वेस्ट जर्मनी के बीच में थे, इसे सब पे ब्लॉक लगा दिया, बंद कर दिया। एंड इसी को ही वेस्ट बर्लिन ब्लॉकेड के नाम से जाना जाता है। इंटेंशन क्या था, क्यों ऐसा करा? ब्लॉकेड के साथ यूएसएसआर ये चाहता था कि भूखे मरे वेस्ट बर्लिन के लोग हैं, इसलिए इसने यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस फोर्स करे कि आप यूएसएसआर से, जो भी यूएसएसआर का हिस्सा कैप्चर है, उससे बाहर निकलिए और पूरा ही बर्लिन जो है वो आएगा इसकी ऑक्यूपेशन जोन में। क्यों भैया, ऐसा क्यों कर रहा था, वाई? तो यूएसएसआर ने एक्शन इसलिए लिया क्योंकि इसको काफी डिफिकल्टी फेस कर रही थी कंट्रोल अपना रखने में ईस्टर्न बर्लिन में। क्यों? ड्यू टू कॉन्ट्रास्ट इन द प्रॉस्पेरिटी ऑफ ईस्ट जर्मनी, ईस्ट बर्लिन, और वेस्ट जर्मनी, वेस्ट बर्लिन, जिसकी वजह से डिफरेंट इकोनॉमिक पॉलिसीज फॉलो करी जा रही थी वेस्ट और यूएसएसआर के बीच में, इनके रिस्पेक्टिव जोन्स में। और सब्सटेंशियल एड जो मिली थी इसको मार्शल प्लान के अंदर, जब वेस्टर्न पावर्स ने नई करेंसी लाया तो यूएसएसआर ने इसको इम्पॉसिबल पाया कि 2 करेंसी कैसे हो जाएंगी। फिर आई बात एयरलिफ्ट की। तो नलिफाई करने के लिए ब्लॉकेड को वेस्टर्न पावर्स, खासकर यूएस ने एयरलिफ्ट करा और ड्रॉप करना शुरू कर दिया फूड की सप्लाई को वेस्ट बर्लिन में 1 साल तक। इसलिए ब्लॉकेड तो फेल हो गया और यूएसएसआर फोर्स करा गया कि आप अब ब्लॉकेड बेटा हटाइए। अच्छा, उसके बाद ब्रिंक ऑफ वॉर ये था कि यूएस ने प्लेस करा अपने बॉम्बर प्लेन्स को ब्रिटिश एयरफील्ड में कि अगर इमरजेंसी होती है तो डील करा जाए। इम्पैक्ट क्या रहा? जब वेस्टर्न बर्लिन ब्लॉकेड लगा तो उसके बाद रिलेशनशिप यूएस और यूएसएसआर का ये और कड़वा हो गया। यह पक्का था कि जर्मनी को डिवाइड करा जाएगा आने वाले फ्यूचर में। यूएस, ब्रिटेन, फ्रांस ने अपनी जोन्स को एक साथ किया जर्मन फेडरल रिपब्लिक के तौर पे, और यूएसएसआर ने फॉलो करा सूट को बाय डिक्लेयरिंग इट्स जोन एज जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक।
और इससे डिवीजन जर्मनी का 2 स्टेट्स में हो गया। तीसरा, यूएस ने नाटो बनाया। तो जब वेस्टर्न बर्लिन ब्लॉकेट हुआ, बिकॉज कैपिटलिस्ट ब्लॉक को खुद को लगा कि वो तो अनप्रिपेयर्ड है मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के लिए, तो ब्रुसेल्स डिफेंस ट्रीटी यही एक वजह थी टू नाटो, एंड इसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, होलैंड, लग्जमबर्ग और बेल्जियम थे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी के अंडर, जिसके अंदर ब्रिटेन, फ्रांस, यूएस, कनाडा, इटली, नॉर्वे, डेनमार्क, पोर्तुगल, बेल्जियम, होलैंड, लग्जमबर्ग और आयरलैंड थे, मेंबर्स ने अपना डिफेंस फोर्स प्लेस करा अंडर जॉइंट नाटो कमांड ऑर्गेनाइजेशन। ये इस बात पे काम कर रहा था कलेक्टिव सिक्योरिटी की। आज तो आप जानते ही होंगे ना कि अगर एक नेशन को अटैक करा तो दूसरा अपने आप पूछ जाएगा, और कोई भी मेंबर कंट्री को अलाउ नहीं था कि वो किसी नॉन मेंबर मिलिट्री बेस को यहाँ पे कूदे, है ना, बेस करें, मतलब नो मेंबर कंट्री वाज टू अलाउ अ नॉन मेंबर मिलिट्री बेस ऑन इट्स टेरिटरी। 1952 में ग्रीस और टर्की पार्ट बने नाटो का, वाइल वेस्ट जर्मनी ने ज्वाइन करा 1955 में। तो ये तो आप जानते हो ना, अभी यूक्रेन के साथ क्या हुआ, मेंबर नहीं था ये, तब भी देखो कैसे हेल्प हो रही है। नाटो का फॉर्मेशन एक टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि नाटो के साथ यूएस ने अपनी पॉलिसी को आइसोलेशन की डिसबैंड करा, एंड यूएस ने पहली दफा ये कसम खाई कि हम मिलिट्री एक्शन लेंगे इन एडवांस। तो अब यहाँ समझिए, जैसे हमने समझा कि वेस्ट जर्मनी ज़्यादा प्रॉस्पेरस था अगर आप कंपेयर करो ईस्ट वाले हिस्से से उसके, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना कि क्या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी इतनी जो वेस्ट जर्मनी की हुई तो उसकी क्या वजह थी। पहला तो आप समझ ही रहे होगे कि पॉलिसी वेस्टर्न नेशंस की वेस्ट जर्मनी के अंदर, ये यूएस, ब्रिटेन और फ्रांस ने इकोनॉमिक रिकवरी बढ़िया करी, है ना, मार्शल एड लाके और सिंगल इकोनॉमिक यूनिट में ले आके, है ना, ब्लॉकेट फेल होके, ये सब वजह है। यूएसएसआर की इकोनॉमिक पॉलिसी ईस्ट जर्मनी के अंदर मतलब ऐसी थी, है ना, कि भाई जर्मनी पे स्टेलिन वाज डिटरमाइंड कि वाज टू मेक जर्मनी जो है वो वॉर रेपरेशन देगा जो भी डिस्ट्रक्शन हुए हैं रशिया के वर्ल्ड वॉर 2 में। इसने सोवियत जोन को ये थ्रेट मतलब थ्रेटन किया, डराया, ही थ्रेटन द सोवियत जोन एज अ सैटेलाइट, एंड सारा ही जो रिसोर्स है वो रशिया में ले लिया। स्टेलिन का कोई फेमस मतलब कोई फोकस था ही नहीं कि हम ईस्ट जर्मनी को रिकवर करें, ठीक है ना, ये सिर्फ रॉ मटेरियल वहां से लेना चाहता था। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि यूएसएसआर इतना अमीर नहीं था, इतने यूएस वगैरह थे कि इतनी बड़ी जो है एड दें। मोलोटोव प्लान मैंने आपको बताया था, इतना अच्छा नहीं था जितना मार्शल प्लान था। तो कम्युनिज्म फाइनली खत्म हुआ ईस्टर्न जर्मनी में 1989 के दिसंबर में। जर्मनी को ये रीयूनाइट करा गया 1989 में। जर्मनी एक ऐसी ही देश है ना जिसके ऊपर क्या क्या हुआ है, लेकिन आज तब भी देखिए कितनी आगे है वो। जो फेज है ना कोल्ड वॉर का, वो अभी आप मतलब इसको आप समझोगे ना तो ये बहुत क्रूशियल है, क्योंकि बहुत सारी ये टेंशंस इसने क्रिएट करी थी नेशंस के बीच में। फिर आई बात बिगिनिंग ऑफ आर्म्स रेस। आर्म रेस की शुरुआत हुई जब यूएसएसआर ने एक एटम बॉम्ब को डेवलप किया 1949 में। उसके बाद यूएस ने प्लान करा कि हम भी ज़्यादा पावरफुल हाइड्रोजन बॉम्ब बनाएंगे, और 1953 तक यूएसएसआर ने भी कैचअप करा और डेवलप करा हाइड्रोजन बॉम्ब को। अब क्या हुआ, यूएसएसआर फार ईस्ट में कैसा था देखिए, जब जर्मनी ने सरेंडर करा उसके 3 महीनों बाद, 3 दिन बाद जब न्यूक्लियर बॉम्ब गिराया गया था हिरोशिमा में, स्टेलिन ने क्या करा कि सैकलिन को इन्वेड कर लिया और जापानीज पपेट स्टेट जो कि मैनशुको की है अगस्त 1945 के अंदर, ठीक है, ये सब पकड़ इसने ले लिया एज अग्रीड ड्यूरिंग द याल्टा कॉन्फ्रेंस जो कि 1945 में हुई थी। इसी को ही सोवियत जापानीज वॉर कहते हैं। यूएसएसआर ने प्रिवेंट करा केएमटी को कि वो मैनचूरिया में ना पहुंचे, और रिजर्व करा इसे माओ के सीसीपी के लिए, है ना, ये केएमटी क्या है और ये सीसीपी क्या है, जो कम्युनिस्ट पार्टी क्या है ना, ये सारी जो अभी ताइवान वगैरह वाला इशू है उसमें हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया इसको। बाद में यूएसएसआर ने सैकलिन को रखा और कुरलिल आइलैंड को रखा, बट पूरा कंट्रोल सारी टेरिटरीज का दे दिया मेनलैंड चाइना की टू डेमोक्रेटिक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना को। आज के टाइम पे जो कुरिल आइलैंड थे ये एक बोन ऑफ कंटेंशन है रशिया और जापान के बीच में। सैन फ्रांसिस्को पीस ट्रीटी जापान के साथ 1951 में कहती है कि जापान दे सारे क्लेम्स अपने कुरिल आइलैंड्स को लेके जो हैं, बट इट डज नॉट रिकॉग्नाइज द सोवियत यूनियन सोविनिटी ओवर द कुरिल आइलैंड्स।
रशिया ने मेंटेन करा कि जो सोवियत यूनियन की सोविनिटी है आइलैंड के ऊपर वो रिकॉग्नाइज करी जाए फॉलोइंग अग्रीमेंट्स एट द एंड ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यूएसएसआर और चाइना ने सपोर्ट करा इंडिपेंडेंस स्ट्रगल को इंडो चाइना के अगेंस्ट फ्रांस, वाइल यूएस ने सपोर्ट करा फ्रेंच को विद द इकोनॉमिक एंड मिलिट्री एड से। आइए चाइना की बात करते हैं। 1949 में चाइना निकल के आए कम्युनिस्ट स्टेट के तौर पे माओ जेडोंग के सीसीपी ने जब डिफीट करा था शियांग काई शेक के केएमटी को सिविल वॉर के अंदर, उसके बाद अब शियांग जो भाग गए थे चाइना में, और इन्होंने एक सरकार को वहां सेटअप करा गवर्नमेंट इन एग्जाइल को, ये क्लेम करके कि सोविनिटी है ओवर द होल ऑफ चाइना। अभी आज भी तो यही देखते हो ना, यही स्टोरी थी। यूएसएसआर और चाइना ने एक ट्रीटी ऑफ म्यूचुअल असिस्टेंस और फ्रेंडशिप को साइन करा 1950 में, और ये सारे डेवलपमेंट्स की वजह से यहाँ पे झटका लगा यूएसए को, वाइल नॉर्थ कोरिया ने इन्वेट करा साउथ कोरिया को 1950 में। यूएस नहीं चाहता था कि इमरजेंस हो दूसरे कम्युनिस्ट स्टेट का, तो इसने इंटरफेयर करा साउथ कोरिया की साइड से आफ्टर यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अप्रूवल के बाद। वही दूसरी तरफ चाइना की जो मिलिट्री इंटरवेन थी ऑन द साइड ऑफ कम्युनिस्ट नॉर्थ कोरिया की तरफ। अब आई बात मैक कार्थीसियम 1950 to 54। मैक कार्थीसियम का ओरिजिन हुआ था इस कंट्रोवर्सी में, जिसे फॉलो करा गया था आफ्टर यूएसएसआर ने जब सक्सेसफुली एटम बॉम्ब को टेस्ट करा 1949 में एंड कंटिन्यू ड्यूरिंग द कोरियन वॉर। कुछ एनालिसिस ने यह आर्ग्यू करा कि यूएसएसआर जो है वो टेक्नोलॉजी पाया जाएगा एटम बॉम्ब की कैसे, थ्रू कोलिजन विद द पीपल इन द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। मैकार्थी ये यूएस सेनेटर थे जो कि लीडिंग फिगर थे प्रमोट करने में स्पाई एंगल को, है ना, कि भैया कुछ लोग हैं जो मिले हुए हैं जिसके माध्यम से जो है यूएसएसआर को सब कुछ मिल जाएगा। काफी ज्यादा एंगेज हुए एक एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा में वर्ल्ड वॉर 2 के बाद, और शक करा गया इन पे प्रेजेंस ऑफ सोवियत। इन्होंने ये कहा कि भैया यहाँ पे कोई ना कोई जासूस है यूएस के एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ना कहीं। ये इतने ऑब्सेस्ड हो गए थे कम्युनिस्ट से कि ये प्रमोट करने लगे स्पाई एंगल को। हर प्रॉब्लम के, यूएस की हर प्रॉब्लम के पीछे कहते थे कि कोई ना कोई स्पाई है यहाँ पे। मैककार्थिज्म ये एक टर्म है जिसे यूज करा जाता है डिस्क्राइब करने के लिए एरा वर्ल्ड वॉर 2 के बाद का, जब यहाँ पे बहुत ज़्यादा शक था बहुत सारे सेक्शंस के बीच में यूएस की कि स्टेलिन के द्वारा भेजे गए कोई गुप्तचर हैं जो कि यूएस की सरकार के अंदर घुस गए हैं, और कोई भी यहाँ पे एनीवन हु वुड प्रिस्क्राइब सोशलिस्ट पॉलिसीज या आर्ग्यू करता है कोई कॉशन को लेके फॉरेन पॉलिसी के, वो सब अगेंस्ट है ऑफ एनी, मतलब अगर मान लो कोई भी कहता है ना कि ये गलत है ना, तो वो अगेंस्ट है कम्युनिस्ट के, और इसे ब्रांड कराया जाता था कम्युनिस्ट या यूएसएसआर सिंपैथाइजर। मतलब अगर कोई बात समझ लो इतना शक हो गया था कि कोई जरा सा भी यूएस को सही चीज के लिए बोलता था, तो वो हर क्रिटिक को कहते थे कि बेटा तुम रशिया के साइड से हो, तुम ही होगे। अब सीनेट ने कंडेम करा इस बात के लिए मैककार्थी को, कैसे, एक रेजोल्यूशन को पास करके इनके अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट मेजोरिटी के माध्यम से। और मैकार्थी ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्रिटिसाइज करके प्रेसिडेंट एसेनहोवर को, जब एसेनहोवर ने सीनेट का एक्शन सपोर्ट करा एंड 1954 आते आते मैकार्थी को डिस्क्रेडिट कर दिया गया यूएस के अंदर। 1956 की जो स्पीच थी निकिता की, और लड़के का नाम है ना और जो कॉन्सिक्वेंट इम्प्रूवमेंट रहा यूएस यूएसएसआर रिलेशनशिप में, इसने इस मैककार्थिज्म को खत्म करा। और स्पाई स्कार ऑल्दो ये तो लगा ही रहा है ना, पूरे कोल्ड वॉर के टाइम लगता रहा कोई था। चलिए 1960 में यूएसएसआर शॉट डाउन अ U-2 स्पाई प्लेन ऑफ यूएस, जो कि रशिया की मेनलैंड टेरिटरी में इन्होंने किया। एंड ये जो इंसिडेंट्स था ना, इससे और खराब हो गए यूएस और यूएसएसआर के रिलेशन। आज के टाइम पे मैककार्थिज्म को बोलते हैं एज अ प्रैक्टिस ऑफ मेकिंग अक्यूजन्स, किसी पर ना कि इल्ज़ाम लगाते हैं तुम डिसलॉयल हो, ठीक है, मतलब बिना किसी सबूत के जो इल्ज़ाम लगाते हैं, इसका मतलब ऐसी प्रैक्टिस की अनफेयर एलिगेशंस लगा रहे हो, अनफेयर इन्वेस्टिगेटिव टेक्निक है, मतलब कुछ पता नहीं है बस इल्ज़ाम लगा दो, है ना। तो ऐसा ही आज बोलते हैं, आज मैककार्थिज्म, कहीं बोलना हो तो बोल दीजिएगा। अच्छा, पार्शियल थॉ इन कोल्ड वॉर पोस्ट स्टेलिन, काफ़ी बड़ा हो गया है, और पता है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा है अभी, इसके बाद तो बर्लिन की वॉर भी है,
ओहो, मुझे लगता है कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा, इसलिए हम पार्शियल बस यहीं तक ही करेंगे, है ना, बहुत ज़्यादा नहीं इसमें करेंगे बिकॉज इट विल बी टू मच। खैर, यहाँ पे पार्शियल थॉट था यूएसएसआर के रिलेशनशिप में आफ्टर द डेथ ऑफ स्टेलिन इन 1953। रीजंस क्या थे समझते हैं। नए लीडर्स निकल के आ रहे थे यूएसएसआर के अंदर, जैसे निकिता ब्यूगैनन, जो चाहते थे कि एक अच्छा रिलेशन हो यूएस के साथ। 1953 आते आते यूएस और यूएसएसआर दोनों के पास हाइड्रोजन बॉम्ब था, इसलिए न्यूक्लियर वॉर अवॉइड कर रहे थे, दोनों साइड एक अच्छा रिश्ता चाहती थी। निकिता के अंडर रशिया ने अपनी पॉलिसी को भी चेंज कर दिया था, कम्युनिज्म को फैलाने वाली। कम्युनिज्म अभी भी प्रमोट करा जा रहा था, बट नॉट बाय डिफीटिंग कैपिटलिस्ट नेशन इन द वॉर, बट कैसे कि अपनी सुपेरिटी दिखा के सोवियत इकोनॉमिक सिस्टम में। निकिता ने एड भी बढ़ाई न्यूक्लियर स्टेट को कि वो भी जो है वो टर्न करें टुवर्ड्स कम्युनिज्म। मैकार्थी को डिस्क्रेडिट कर दिया गया यूएस के द्वारा, मैंने इसे बताया 1954 में, और एंटी कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा कम हुआ, इससे एक एनवायरनमेंट बना जिससे रिश्ते और अच्छे हुए। ठीक है, तो अच्छा इसमें एक चीज और भी है, ऐसे इवेंट्स जिन्हें मतलब इवेंट्स दैट कैरेक्टराइज दी थोड़ा समझते हैं। पहला कि कोरियन वॉर खत्म हो गई थी 1953 तक, साथ में फर्स्ट इंडो चाइना वॉर जो कि 1946 से 54 चली थी वियतनाम और फ्रांस के बीच में, ये भी खत्म हो गई थी 1954 में, सॉरी वियतनाम। रशिया ने कुछ कंसेशन करे 1955 में, जैसे यूएसएसआर ने मिलिट्री बेसिस को दे दिया फिनलैंड के अंदर जो उसके थे, इसने लिफ्ट करा वेटो को, और इसकी वजह से 16 नेशंस को अलाउ करा गया कि वो यूएन के अंदर जा सकते हैं, है ना, अपनी वीटो जो है पावर इसने हटाई। यूएसएसआर was not allowing entry to Ireland, Portugal, Italy, ऑस्ट्रिया, श्रीलंका एंड अदर कंट्रीज। क्यों? क्योंकि ये सारी कंट्रीज प्रो वेस्ट थी। और आयरलैंड डिड नॉट हैव डेमोक्रेटिक डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद यूएसएसआर। यूएस वाज vetoing Mao's people, रिपब्लिक ऑफ चाइना, टेकिंग परमानेंट सीट इन द यूएनएससी। और 1955 में एक डील स्ट्रक हुई जिसमें प्रो वेस्ट कंट्रीज और साथ में सोवियत सैटेलाइट स्टेट्स को यूएन की मेंबरशिप मिली। क्रुशेव ने कोशिश करी कि रिश्ते अच्छे करें यूगोस्लाविया के साथ, कैसे? पे करके विजिट टू टीटो। हाँ, 1956 में कॉमन फॉर्म को डिसबैंड कर दिया गया, और यहाँ पे 1956 में ये करा गया, इसलिए यहाँ ज़्यादा फ्रीडम मिल गई थी किसको? सोवियत के जो है आपके सैटेलाइट कंट्रीज को इन ट्रेड एंड इकोनॉमिक पॉलिसीज। अच्छा, अग्रीमेंट ऑस्ट्रिया का भी हुआ, अग्रीमेंट ऑन ऑस्ट्रिया 1955 में। ऑस्ट्रिया लाइक जर्मनी को डिवाइड करा गया 4 ऑक्यूपेशन जोन में। अनलाइक जर्मनी, ऑस्ट्रिया को अलाउ करा गया कि इसकी खुद की सरकार हो। क्यों? क्योंकि इसको एक विक्टिम के तौर पे देखा जाता है नाजी अग्रेशन के, रादर देन अग्रेसर। ठीक है ना, मतलब ये इसके ऊपर जुर्म हुआ है, ना कि इसने जुर्म किया है। इकोनॉमिक सिचुएशन सेम थी जैसे जर्मनी में थी, विद द वेस्ट ट्राइंग फॉर इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ इट्स जोन्स एंड यूएसएसआर अपना पूरा रिसोर्स यहाँ से खींच रहा था। तो यूएसएसआर और जो वेस्ट थे ये सॉल्व कर पाए डिस्प्यूट को ऑस्ट्रिया को लेके एक ऑस्ट्रियन स्टेट ट्रीटी ऑफ 1955 के माध्यम से, जिसमें यूएसएसआर ने अग्री करा 2 रीजंस की वजह से इस ट्रीटी को। एक तो ये कि ऑस्ट्रिया की सरकार वो was able to persuade a more flexible USSR after Stalin death, और दूसरा यूएसएसआर को डर था कि कहीं मर्जर ना हो जाए वेस्ट ऑस्ट्रिया का और वेस्ट जर्मनी का, और इसलिए ऐसा इवेंट्स जो है वो प्रिवेंट करे जाएं, जिसमें यूएसएसआर ने अग्री करा कि हम एक यूनाइटेड ऑस्ट्रिया बनाएंगे अंडर द ऑस्ट्रियन स्टेट ट्रीटी 1955। ये माना गया कि ऑस्ट्रिया को इंडिपेंडेंट करेंगे विद 1937 फ्रंटियर्स, एक्सेप्ट दैट साउथ टायरोल वॉज टू रिमेन विद इटली। ठीक है ना, इससे ऑस्ट्रिया काफ़ी नाखुश था क्योंकि साउथ टायरोल उस समय ऑस्ट्रिया में उसने प्रॉमिस करा गया था इटली को 1915 में, और इसने एनेक्स कर दिया था इटली ने इसे 1919 में। तो जर्मनी डिड नॉट एनेक्स इट इवन व्हेन हैड मेजॉरिटी यहाँ पे जर्मन स्पीकिंग लोगों की थी, बिकॉज इटली एक अलाय था। बाद में एलीट पावर्स ने कोई इसे वापस नहीं लिया क्योंकि इटली ने इन्हें ज्वाइन कर लिया 1943 में। और एज अ कंसेशन ऑफ यूएसएसआर जो ऑस्ट्रिया था उसे अलाउ नहीं करा गया नाटो को ज्वाइन करने के लिए या यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी को ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, पार्शियल इन दी थॉ ये क्या है? जैसे हमने पहले समझा,
कि पार्शियल पार्शियल तो है ना, तो पार्शियल जो है थॉ के अंदर यूएस यूएसएसआर रिलेशन जो पहले थे इस थॉ के, वो सिर्फ पार्शियल थे अपने नेचर में, ठीक है। जैसे कि दिखता है इवेंट्स के माध्यम से, जैसे हंगेरियन अपराइजिंग हुई हंगेरियन लोगों के द्वारा जो कि अगेंस्ट थी देयर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट, इसे रशियन टैंक्स ने दबा दिया। वॉर्सो पैक्ट को लाया गया रशिया के द्वारा नाटो के रिस्पॉन्स में, एडमिटिंग वेस्टर्न जर्मनी, एंड इसे यूएसएसआर ने साइन किया था और सारे सेटेलाइट स्टेट ने एक्सेप्ट यूगोस्लाविया। वार्सो पैक्ट के अंदर जो मेंबर्स थे, ये प्रॉमिस करा गया था कि हम एक दूसरे को प्रोटेक्ट करेंगे अगेंस्ट, अगर मान लो कोई भी अटैक होता है बाहर से, और आर्मी सारे मेंबर्स की जो है वो ओवरऑल कंट्रोल करेंगी मॉस्को का। इसके अलावा यूएसएसआर ने कंटिन्यू करा बिल्ड करना न्यूक्लियर वॉरहेड्स को, डिलीवरी सिस्टम्स को। बर्लिन वॉल को इरेक्ट कर दिया गया 1961 में, और क्यूबन मिसाइल क्राइसिस जो कि 1962 की है, जब वर्ल्ड केम एट द ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर, ठीक है। अभी हम आपको बाद में बताएंगे, फिलहाल इतने ही रखते हैं कि बहुत बड़ा हो रहा है, इस लेक्चर के हिसाब से चलेंगे तो घंटों आप देख के बोर हो जाओगे। बर्लिन वॉर, पता नहीं यहाँ तक अगर आ गए हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, थैंक गॉड मैंने आगे नहीं बढ़ाया को नेक्स्ट करेंगे बर्लिन वॉर को। और कैसा लगा लेक्चर आप मुझे बताइए, ज्वाइन करके आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। लेक्चर्स को आप फेसबुक पे भी देख सकते हैं, इसके अलावा आप टेलीग्राम पे पीडीएफ पा सकते हैं, और डेली एमसीक्यूज के लिए इंस्टाग्राम फॉलो करें, ऑल द लिंक आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन माय वर्चुअल लाइब्रेरी, ऑल द डिटेल्स आर इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।